क्या बांग्लादेश में सिर्फ रहेंगे मुसलमान? 2 लाख हिंदुओं और बौद्धों का नरसंहार। धमकी के साथ सरेआम लगे बैनर पोस्टर। हिंदुओं के साथ यूनुस की दगाबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध समुदाय को लेकर एक बार फिर हालात गंभीर है। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक करीब 2 लाख अल्पसंख्यक लोगों पर हिंसा का खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि डायरेक्ट एक्शन डे जैसी साजिश रची जा रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर अशांति फैल सकती है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बिना रुके जारी हैं। कट्टरपंथी हिंदू मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं। फिरोजपुर में घरों को फूका गया, जिंदा जलाने की कोशिश। दीपूदास और शील फैमिली के घर पहले ही जलाए जा चुके हैं। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद हालात लगातार हिंसक और तनावपूर्ण हैं। बांग्लादेश में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों में डर बढ़ चुका है। हाल ही में दीपू चंद्र दास की फर्जी इश्क-निंदा के आरोप में भीड़ ने पीट पीट कर जान ले ली। अब ये डर और गहरा गया है। ताजा घटना में चटगांव के राउजान उप जिला में एक बैनर सामने आया है, जिसमें हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश का दावा किया गया है। यह बैनर उस इलाके से बरामद हुआ है जहां मंगलवार को ही हिंदू समुदाय के घरों में आगजनी की गई थी। फिलहाल पुलिस ने बैनर तो जब्त कर लिए। बांग्लादेशी सम्मिलित सनातनी जागरण जोट के प्रतिनिधि कुशल वरुण चक्रवर्ती ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि हिंसा से पीड़ित हिंदू परिवारों से मुलाकात की है और उनके मुताबिक बैनर में लिखा था, हिंदू और बौद्ध समुदाय को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बनाई गई है और इसके लिए फंडिंग भी की गई है। इस पूरे मामले में इस्लामी कट्टरपंथ तत्व उस्मान हादी की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का बिना सबूत दावा कर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया और पुलिस सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि बैनर में भड़काऊ और डराने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था। हिंदू और बौद्ध समुदाय के करीब 2 लाख लोगों को मारने की साजिश का दावा इस बैनर और पोस्टर में किया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ खुले तौर पर हिंसा की धमकी दी गई है। इलाके में साफ करने और अस्तित्व खत्म करने जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। संदेश का मकसद डर फैलाना और सांप्रदायिक तनाव भड़काना बताया जा रहा है। ये बैनर उसी इलाके से मिला है जहां हिंदू समुदाय के घरों में आग लगाकर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। ऐसे में पुलिस ये भी मान रही है कि बैनर और आगजनी की घटना आपस में जुड़ी हो सकती है, जिसकी जांच की जा रही है। इस तरह से पोस्टर सिर्फ धमकी नहीं बल्कि सामूहिक हिंसा की मानसिकता को तैयार किया जा रहा है, जो अल्पसंख्यकों का मनोबल तोड़कर उन्हें डराती है। बांग्लादेश में सिर्फ दिसंबर के महीने में ही अब तक 4 हिंदुओं की जान ली जा चुकी है, जबकि देश में हुए सत्ता परिवर्तन के दौरान से लगातार हिंदू समाज टारगेट पर है। जोगेश चंद्र रॉय को 7 दिसंबर को बेरहमी से गला रेत कर मार डाला गया। जोगेश के साथ उनकी पत्नी सुवर्णा रॉय की भी जान ले ली गई। दोनों का शव उनके घर के अंदर से मिला। फिर 18 दिसंबर 2025 को भालुका में दीपू चंद्र दास को इश्क निंदा के आरोप में लोगों ने पीट पीट कर मार डाला और शरीर को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा और इसी महीने राजबारी जिले में अमृत मंडल नाम के एक और हिंदू युवक को भी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। उसके बाद 24 दिसंबर देर रात उनके ऊपर अचानक हमला हुआ और उन्हें बचाने तक या कहें कि बचने तक का मौका नहीं मिला। 25 दिसंबर को उनकी जान चली गई। इसके अलावा मंगलवार को ही हिंदुओं के घरों में उन्हें जिंदा जलाने के मकसद से उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया और अब बड़े नरसंहार के बैनर ने और ज्यादा दहशत फैला दी है। सवाल ये है, क्या बांग्लादेश में हिंदू होना अपराध है? यूनुस हिंदुओं को यूं ही मरते देखेंगे? बांग्लादेश की राजनीति वैसे भी इन दिनों उबाल पर है। इस बार के आम चुनाव में जमाते इस्लामी की भूमिका को लेकर बहस भी छिड़ी है। 1941 में स्थापित इस संगठन को 84 साल बाद 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने के लिए जो उसका रजिस्ट्रेशन है उसे बहाल किया, जिसके बाद सत्ता की दौड़ में अब जमात को मजबूत दावेदार माना जा रहा है और जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है उसमें जमात का सीधा हाथ बताया जा रहा है। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनावों में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। शेख हसीना की अवामी लीग पर बैन के बाद मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन और जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले ब्लॉक के बीच है।
जिसमें हाल ही में छात्रों की अगुवाई वाली नेशनल सिटीजन्स पार्टी भी शामिल हो गई। अंतरिम सरकार और अवामी लीग पर बैन। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद सत्ता में आई अंतरिम सरकार ने अवामी लीग की सभी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। नतीजतन देश की सबसे बड़ी पार्टी को चुनाव लड़ने से बाहर रखा गया। 1971 की आजादी के बाद यह पहली बार है जब अवामी लीग राष्ट्रीय चुनावों से बाहर है, जबकि 2009 से 2024 तक वो लगातार सत्ता में रही। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की सभी दलों को शामिल करने की अपील के बावजूद मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार अपनी नीति पर कायम है, यानी दबाव भी काम नहीं कर रहा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी यूनुस ने नजरअंदाज कर दिया। भारत में निर्वासन में रह रही हसीना ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। एनसीपी और जमाते इस्लामी का नया गठबंधन। हालिया बांग्लादेश के समीकरणों में एनसीपी ने जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया, जिससे यह ब्लॉक 9-10 पार्टियों का हो चुका है। एनसीपी एक नई छात्र नेतृत्व वाली पार्टी है जो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आंदोलन से निकली और पिछले साल हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह की अगुवाई की। यानी ये छात्र संगठन कम कट्टरपंथी ज्यादा है। जमात के साथ इस गठजोड़ की काफी आलोचना भी हो रही है। पार्टी के अंदर बंटवारा उभरा है और कई नेताओं ने विरोध में इस्तीफा भी दे दिया। फिर भी यह गठबंधन जमाते इस्लामी को सत्ता के करीब ला सकता है। जमाते इस्लामी का विवादास्पद इतिहास। जमाते इस्लामी का जो इतिहास है वो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। इसकी स्थापना 1941 में ब्रिटिश भारत में मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी ने की थी, जिसका मकसद सामाजिक और राजनीतिक इस्लाम को बढ़ावा देना था। शुरू में यह पाकिस्तान के गठन का विरोध कर एक इस्लामिक भारत की वकालत करता था। 1947 के बंटवारे के बाद यह पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से अलग हो गया। जमात का सफर 1971 के मुक्ति संग्राम में जमात ने आजादी का विरोध किया और पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम तक किया। रजाकार मिलिशिया को समर्थन दिया। आजादी के बाद पार्टी पर बैन लगा। 1970 के दशक में धर्म आधारित पार्टियों पर बैन हटा और 1979 में मौजूदा वक्त जो वर्तमान रूप है वो इस पार्टी ने लिया और पार्टी ने 1990 में तानाशाही के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया और 2001 में बीएनपी की गठबंधन सरकार में मंत्री पद तक हासिल किया। 2010 के बाद इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने युद्ध अपराधों के लिए कई नेताओं को सजा दी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, लेकिन जून 2025 में इसे बहाल कर दिया गया। हसीना सरकार गिरने के बाद जमात ने राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया और एनसीपी के साथ नीति निर्माण में भूमिका निभाई। चुनावी परिदृश्य में बदलाव। ये गठबंधन बांग्लादेश की राजनीति को दक्षिण पंथ की ओर ले गया। जमात अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वकालत करता रहा ताकि छोटी पार्टियां मजबूत हो। सर्वेक्षण में बीएनपी आगे है, लेकिन जमात दूसरे स्थान पर उभर कर सामने आ रही है। एनसीपी का यह कदम छात्र ताकत को इस्लामवादी धारा से जोड़ रहा है, यानी कट्टरपंथ इस्लाम की तरफ ले जा रहा है, जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित भी हो सकता है। बांग्लादेश की राजनीति में यह नया मोड़ क्षेत्रीय स्थिरता पर भी असर डाल सकता है। 2026 चुनावों में कट्टरपंथ की बादशाहत। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चुनावों में मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात एनसीपी गठबंधन के बीच है। अवामी लीग बाहर है, लेकिन उसके समर्थक बीएनपी के खिलाफ वोट कर सकते हैं। कुछ सर्वों में जमात को 26 से 29% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि बीएनपी आगे है, लेकिन जमात दूसरे नंबर पर है। अगर वोट बटे तो कोई भी अकेले बहुमत नहीं ला सकता। छोटी पार्टियों से गठबंधन जरूरी होगा, लेकिन अगर सत्ता की चाबी जमात के पास रही तो बहुत कुछ बदल जाएगा, यानी समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। कट्टरपंथ का खतरा बढ़ जाएगा। अगर जमात सत्ता में आई तो बांग्लादेश की राजनीति दक्षिणपंथी हो सकती है। भारत के लिए भी ये एक चिंता का सबब है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले और बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान आईएसआई के साथ करीबी रिश्ते हैं। कुछ पोस्ट में नया पाकिस्तान बनने तक की आशंका जताई जा रही है, लेकिन कुछ समर्थक कहते हैं कि जमात अब मॉडर्न है और लोकतंत्र का समर्थन करता है। यानी कुल मिलाकर जमात के सत्ता का रास्ता कठिन है, लेकिन अभी ये समय बताएगा। अगर चुनाव हुए तो जमात रेस में अभी बना हुआ, यानी दूसरे नंबर पर। कुछ भी हो सकता है और जिस तरह से ये छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव के मैदान में उतरा है, उससे साफ है कि बांग्लादेश भी अब दूसरा पाकिस्तान बनने की कगार पर है और पाकिस्तान की मंशा भी यही है। कट्टरपंथ और जमात और जिस तरह से ये जिहादी सड़कों पर खुलेआम कहें कि एक दहशत का नंगानाद खेल रहे हैं, उससे साफ है कि बांग्लादेश में जो बदहाली आने वाली है वो और भी ज्यादा भयावह,
डराने वाली होगी। अब तक की जो खबरें बांग्लादेश से आ रही हैं वो ना सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक कह सकते हैं कि एक मैसेज दे रही है, एक संकेत दे रही है। इधर जिस तरह से इस्लामीकरण को लेकर बांग्लादेश में हो हल्ला हंगामा बढ़ता जा रहा है, उसने भी कई सवाल पैदा कर दिए हैं। इधर मोहम्मद यूनुस जिस तरह से तमाशबीन बनकर हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या होते देख रहा है, उससे साफ हो जाता है कि वो भारत विरोधी है और उसकी मानसिकता भी वही दिखला रही है। कुल मिलाकर ये चुनाव नहीं, ये सिर्फ यूनुस की कठपुतली वाली सरकार बनती है। अगर जमात की सरकार, जमात सत्ता में आती है तो कुल मिलाकर ये यूनुस के इशारों पर ही नाचेंगे। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।